आज हम शरीर में कैल्शियम सॉल्ट्स के एक असामान्य जमाव पर बात करने वाले हैं, जिसे पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन प्रकार और महत्व पर फोकस करते हैं। हम समझना चाहेंगे कि ये जमाव क्यों और कहाँ होता है और शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है। देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं ये, डिस्ट्रोफिक और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि इसमें सिर्फ कैल्शियम ही नहीं होता। अक्सर थोड़ी मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम और हाँ, दूसरे खनिज भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, तो पहले डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन से शुरू करते हैं। ये तब होता है जब कैल्शियम मृत या कह सकते हैं मरते हुए ऊतकों में, माने डेड या डाइंग टिश्यूज में जमा होता है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान खून में कैल्शियम का लेवल, सीरम कैल्शियम, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। सीरियम कैल्शियम नॉर्मल होता है और ये कई तरह के डैमेज्ड टिश्यूज़ में हो सकता है, जैसे कि नेक्रोसिस वाले एरिया में, चाहे वो किसी भी टाइप का नेक्रोसिस हो, कोएगुलेटिव, कैसियस या लिक्विफैक्टिव, या फिर फैट नेक्रोसिस में। आपने एथेरोस्क्लेरोसिस का नाम सुना होगा। हाँ, धमनियों की बीमारी। हाँ, तो उसके जो एडवांस्ड एथेरोमास होते हैं, उनमें भी ये हो सकता है। और जो दिल के वाल्व पुराने हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, हार्ट वाल्व्स, उनमें भी ये काफ़ी कॉमन है। अच्छा, और ये दिखने में कैसा होता है अगर हम इसे देखें? देखिए, अगर सीधे आंखों से देखें तो ये महीन सफ़ेद दाने जैसा या गुच्छों जैसा दिख सकता है। छूने में थोड़ा किरकिरा सा लगता है। किरकिरा? हाँ, और माइक्रोस्कोप के नीचे एचएनई स्टेन में ये गहरे नीले रंग का दिखता है, मतलब बेसोफिलिक, दानेदार सा या एमॉर्फस कह लीजिए, या गुच्छेदार। ये कोशिकाओं के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी, मतलब इंट्रा या एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इसके ना कुछ खास पैटर्न भी होते हैं, जैसे सेस्मोमा बॉडीज। ये गोल गोल प्याज की परतों जैसे दिखते हैं। परतदार? हाँ, परतदार कैल्सिफिकेशंस। ये कुछ कैंसर में मिलते हैं, जैसे पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में। और एक होते हैं एस्बेस्टोस बॉडीज। ये डंबल शेप के होते हैं। फेफड़ों में जब एस्बेस्टस फाइबर्स पर कैल्शियम और आयरन जमता है, तब बनते हैं ये। समझ गई। तो इसका क्लिनिकल महत्व क्या है? मतलब डॉक्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताता है कि उस जगह पर पहले कभी सेल इंजरी हुई थी, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा था। अच्छा, ये एक तरह का निशान है। हाँ, लेकिन सिर्फ निशान नहीं, ये खुद भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे अगर हार्ट वाल्व्स में ये जमा हो जाए तो कैल्सिफिक वाल्वुलर डिजीज हो सकती है। उससे वाल्व या तो सिकुड़ सकते हैं, जिसे स्टेनोसिस कहते हैं, या ठीक से बंद नहीं हो पाते, जिसे रीगर्जिटेशन कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस में ये धमनियों को और सख्त बना देता है, आर्टीरियल स्टिफनिंग। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, सीरम कैल्शियम इसमें नॉर्मल रहता है। ठीक है। तो ये हुआ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, खराब टिश्यू में जमाव और खून में कैल्शियम नॉर्मल। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। अगर टिश्यू तो नॉर्मल हो, लेकिन खून में ही कैल्शियम बहुत ज्यादा हो, मतलब हाइपरकैल्सीमिया। बिल्कुल सही। यहीं पर बात आती है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की। ये सामान्य हेल्दी टिश्यूज में होता है और इसकी जड़ है हाइपरकैल्सीमिया, यानी खून में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ज्यादा होना। और हाइपरकैल्सीमिया क्यों होता है? इसके क्या कारण है? इसके कई कारण हो सकते हैं। हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में देख सकते हैं। पहला, हार्मोन से जुड़ा हुआ, जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन यानी पीटीएच का ज्यादा बनना। ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में होता है। या फिर कुछ ट्यूमर भी पीटीएच जैसा एक पदार्थ पीटीएचआरपी निकालते हैं। अच्छा। दूसरा कारण है हड्डियों का तेजी से टूटना, बोन डिस्ट्रक्शन, जैसे मल्टीपल माइलोमा में, ल्यूकीमिया में, या जब ब्रेस्ट कैंसर हड्डियों में फैल जाता है, मेटास्टेसिस, या फिर पाजिट्स डिजीज में, या अगर कोई बहुत लंबे समय तक इमोबिलाइज्ड रहे, बिस्तर पर रहे। तीसरा, विटामिन डी से जुड़े प्रॉब्लम, जैसे विटामिन डी का ओवरडोज हो जाए, इंटॉक्सिकेशन, या सार्कोइडोसिस जैसी बीमारियां। ठीक है। चौथा, रीनल फेलियर, किडनी फेलियर। इसमें क्या होता है कि फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है, जो फिर सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म करवाता है। और हाँ, कुछ और कारण भी हैं, जैसे एल्यूमिनियम इंटॉक्सिकेशन या मिल्क एल्कली सिंड्रोम। शरीर में कहाँ होता है? क्या इसकी कोई खास जगह है? हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। ये अक्सर उन टिश्यूज में जमा होता है जो एसिड निकालते हैं, क्योंकि एसिड निकालने से उनके अंदर का माहौल थोड़ा एल्कलाइन यानी क्षारीय हो जाता है। अच्छा, जैसे पेट की अंदरूनी परत गैस्ट्रिक म्यूकोजा, किडनीज में वहां इसे नेफ्रोकैल्सिनोसिस कहते हैं, फेफड़ों में लंग्स।
सिस्टमिक आर्टरीज में और पल्मोनरी वेन्स में भी। पेट, किडनी, फेफड़े, धमनियां, ठीक है। और ये दिखने में ये डिस्ट्रॉफिक जैसा ही होता है, वही अमॉर्फस जमाव या हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स जैसा। आमतौर पर इससे कोई लक्षण नहीं होते, मतलब पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा जमा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, तो फिर गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे फेफड़ों में अगर ज्यादा हो तो सांस लेने में दिक्कत, लंग रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, या किडनी में बहुत ज्यादा हो तो रीनल फेलियर भी हो सकता है। अच्छा, तो मतलब डिस्ट्रॉफिक में टिश्यू खराब था, मेटास्टैटिक में कैल्शियम ज्यादा है खून में। क्या हम इन दोनों के मुख्य अंतरों को एक बार जल्दी से समराइज कर सकते हैं? हाँ, जरूर, बिल्कुल। तो संक्षेप में देखें तो पहला, सीरम कैल्शियम डिस्ट्रॉफिक में नॉर्मल, मेटास्टैटिक में बढ़ा हुआ यानी हाइपरकैल्सीमिया। डिस्ट्रॉफिक होता है डैमेज्ड या मरते हुए टिश्यू में, मेटास्टैटिक होता है नॉर्मल टिश्यू में। ठीक है। तीसरा, कॉज। डिस्ट्रॉफिक का कारण है लोकल टिश्यू डैमेज, मेटास्टैटिक का कारण है सिस्टेमिक हाइपरकैल्सीमिया यानी पूरे शरीर में कैल्शियम का ज्यादा होना। राइट। चौथा, साइट्स। डिस्ट्रॉफिक के कॉमन उदाहरण है निक्रोसिस वाले एरिया, एथेरोमास, हार्ट वेल्व्स। मेटास्टैटिक के उदाहरण है गैस्ट्रिक म्यूकोसा, लंग्स, किडनीज, आर्टरीज। और पांचवा, इम्पैक्ट। डिस्ट्रॉफिक अक्सर अंगों के फंक्शन को सीधे बिगाड़ता है, जैसे वाल्व या आर्टरीज के काम को। मेटास्टैटिक ज्यादातर लक्षणहीन होता है, एसिम्प्टोमैटिक, पर बहुत ज्यादा होने पर फेफड़ों या गुर्दे को सीरियस नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल साफ हो गया। तो ये थी पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन की पूरी कहानी, कैसे, क्यों और कहां शरीर में कैल्शियम गलत तरीके से जम सकता है और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। ये सब जानकर एक बात तो समझ आती है कि शरीर का जो कैल्शियम बैलेंस है वो कितना ज़रूरी और कितना नाजुक है। ज़रा सा संतुलन बिगड़ा और इसका असर कोशिकाओं और ऊतकों पर कितने अलग अलग तरीकों से पड़ सकता है, ये सोचने पर भी मजबूर करता है। क्या ये कहानी सिर्फ कैल्शियम की ही है, या हमारे शरीर में और भी खनिज हैं जिनके ऐसे जटिल रोल के बारे में हम शायद अभी पूरी तरह से जानते भी नहीं? ये एक सवाल है जिस पे आगे और सोचा जा सकता है।